ये कहानी शुरू होती है एक विशालकाय पेड़ से जिसने एक देश में जड़ें जमाई और देखते ही देखते पूरी दुनिया को ढक लिया। इस पेड़ का नाम था यग्द्रासिल। इस पेड़ के साथ कई दुनिया अस्तित्व में आई, जिनमें से एक थी लैबिरिंथ, जिसे लोग देवताओं का खेल मानते थे। पर समस्या ये थी कि हर कोई इस खेल का खिलाड़ी नहीं बन सकता था। अब सीन बदलता है। एक खदान जैसी जगह है जहाँ लोग दिन भर की मजदूरी के बाद घर लौटने की तैयारी में हैं। उन्हीं में से एक है नारंगी जैकेट पहने, हेलमेट उतारता एक लड़का। तभी पीछे से एक बूढ़ा आता है और कहता है, अरे 77, आज तूने अच्छा काम किया है। देख, मेरे पास एक अच्छा डेटा कार्ड है, सस्ते में दे दूंगा। लेकिन लड़का कुछ सुने बिना ही वहाँ से दौड़ जाता है। बूढ़ा बड़बड़ाता है, साला अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन असल में ये भी हमारी तरह ही एक कचरा है जिसे दुनिया ने फेंक दिया है। इन सारी गरीबी और टूटे बिखरे सपनों के बीच एक जगह है, स्लॉट मशीन की दुकान, जहाँ किस्मत आजमाने वाले हर दिन आते हैं। हीरो भी उसी दुकान में दाखिल होता है। अंदर लोग चीख रहे हैं, मेरे पॉइंट वापस दो। किसी को उम्मीद है कि अगली बार उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो एक मशीन के सामने बैठता है और सोचता है, यही है मेरी जिंदगी बदलने की जगह। लॉटरी का मंदिर। आज की दुर्लभ चीज है एक अकाउंट बनाने की परमिशन। हीरो के लिए शायद यही एक मौका है। स्क्रीन पर आता है, क्या आप 10 बॉक्स खोलना चाहेंगे? और वो तपाक से हाँ दबा देता है। पहला बॉक्स गिरता है, एन रैंक का टूथब्रश। हीरो सोचता है, भाई ये क्या रैंक है, पहली बार सुना। दूसरा एन रैंक, तीसरा आर रैंक। ढेर लग चुकी है कूड़े की। ऐसा SSR जैसे रैंक बस सुने ही है, देखे कभी नहीं। अचानक मशीन चमकने लगती है जैसे कोई आकाश गंगा उतर आई हो। हीरो की सांसें थम जाती हैं। ये तो SSR लग रहा है। हाथ कांपते हुए कार्ड उठाता है और बोलता है, भाई हार ना मानने का फायदा मिला, मैं अब यग्द्रासिल में शामिल हो सकता हूँ। इस अकाउंट के जरिए वो लैबिरिंथ में एक अवतार बना सकता था और वहाँ से असली दुनिया में सामान ला सकता था, जो आजकल की दुनिया में सोने से भी कीमती था। अब समाज पूरी तरह गैमर्स के इशारे पर चलता है। सब कहते थे कि गेम खेलने में कुछ नहीं रखा, लेकिन आज वही गेम खेल रहे लोग देश चला रहे हैं। खुशी से झूमता हीरो दुकान से बाहर निकलता है और धड़ाम, किसी ने मुंह पर डंडा दे मारा। अगले पल वो जमीन पर गिर चुका होता है। आंखें खुलती हैं तो सामने गुंडे खड़े हैं। गुंडों का बॉस कार्ड देखकर बोलता है, मैंने तो सुना था ये कार्ड सिर्फ अमीरों की नीलामी में मिलता है, पर तू जैसे नाले के कीड़े के पास। हीरो की हालत खराब, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। गिरते पड़ते फिर से उस गुंडे की टांग पकड़ता है। वो मेरा कार्ड है, मैंने कमाया है। बॉस हंसता है, भाई ये फव्वारा इलाका है, यहाँ न पुलिस है न इंसाफ। जो ताकतवर है वही मालिक है। लेकिन 195,000 पॉइंट्स कोस देता है, 30,000 पॉइंट्स। कहता है, तूने एक बार स्पिन मारी, अब तू कर ले। दोबारा स्पिन, हिसाब बराबर। हीरो की हालत जैसे तैसे, लेकिन फिर से घसीटता हुआ जाता है मशीन की ओर। सब लोग देख रहे हैं, ये बंदा मरेगा तो नहीं। सिस्टम अलर्ट देता है, वाइटल्स क्रिटिकल, इमरजेंसी मोड ऑन। हीरो की सांसें टूट रही, पैर कांप रहे, लेकिन उंगली से बटन दबाने की कोशिश जारी है। तभी पूरा माहौल चमक उठता है। ऐसा लगता है मानो यग्द्रासिल का पेड़ खुद उतर आया हो। हीरो का शरीर डिजिटल होने लगता है। सिस्टम कहता है, आपकी जान बचाने का एकमात्र तरीका फोर्स कन्वर्जन इन कैरेक्टर। और अब आखिरी लाइन आती है स्क्रीन पर, कृपया अपने किरदार का नाम चुने। अचानक कहानी का हीरो खुद को रूकी नाम के साथ पाता है। वो चारों तरफ देखता है, थोड़ा घबराया हुआ, समझ नहीं पा रहा था कि ये जगह है कहाँ और उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, गिल्ड की गुप्त जानकारी लीक करने के जुर्म में तुम्हें निकाल दिया गया है। रूकी आंखें फाड़कर बोलता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वहाँ फैसले की कोई अपील नहीं थी। आरोप साबित हो चुका था और उसकी सारी रैंकिंग छीन ली गई थी। उसे लगता है कि ये आवाज जानी पहचानी है। तभी 2 अजीब से प्राणी प्रकट होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अब तू भी एक बेनाम जिंदगी का हिस्सा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी एक काले हुड वाला आदमी आता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर कहानी में मोड़ आता है। 726 यानी हमारा हीरो अचानक नींद से जागता है और देखता है कि वो किसी डिजिटल सी दुनिया में पड़ा है। न जमीन असली लग रही थी न हवा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मरा है या किसी सपनों की दुनिया में। तभी उसके सामने एक अजीब सी चीज उड़ते हुए आती है, कुछ वैसा ही जैसे कोई चमकता हुआ झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर। वो बोलता है, अबे ये उड़ता झाड़ू मुझसे बात क्यों कर रहा है? लेकिन वो चीज खुद को सिस्टम बॉक्स लिगॉन बताती है और कहती है, थोड़ी इज्जत दिखाओ, मैं तेरे गेम का भाग्य विधाता हूँ। लिगॉन फिर उसे बधाई देता है, तू पहला इंसान है जिसे UR रैंक का आइटम मिला है। अब बेचारा हीरो तो सोच में पड़ जाता है, ये UR क्या बला है, मुझे तो SSR तक ही पता था। लिगॉन उसे समझाता है कि वो इस वक्त उस सीमा पर है जहाँ असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया मिलती है। क्योंकि उसकी हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे जबरन सिस्टम से जोड़ा गया है और अब उसे एक नाम चुनना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को फोर्स कन्वर्जन कहा गया और इसी के जरिए वो यग्द्रासिल से जुड़ा। अब हीरो सोचता है, शायद यही मौका है जिसकी मुझे तलाश थी, और फिर वो अपना नाम रखता है रयूकी। इसके बाद सिस्टम उसे फैंटम नाम की दुनिया में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक अनजानी दुनिया में खड़ा पाता है। हवा उसके बालों से टकरा रही थी, जमीन ठोस थी और हर चीज हकीकत से भी ज्यादा असली लग रही थी। वो चुपचाप खड़ा रहता है, सोचता है, क्या ये वही लैबिरिंथ है जिसके बारे में मैंने सुना था? लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं चलती। कुछ कंकाल उसके आसपास आ जाते हैं। पहला हमला
हमला करता है, लेकिन रयूकी झटके से पीछे हटकर बच जाता है। वो दौड़ते हुए खुद से पूछता है, ट्यूटोरियल में इतने भूत क्यों हैं? कम से कम ये सब लेवल 1 के हैं, मारना आसान होना चाहिए। वो चिल्लाता है, स्टेटस विंडो खोलो, लेकिन लिगोन ताना मारता है, बेवकूफों वाली बात मत कर। रयूकी पूछता है, मेरे पास कोई हथियार वथियार क्यों नहीं है? लिगोन जवाब देता है, तू खास है, यूआर आइटम मिलने के बाद तेरे लिए गेम के सारे नियम बदल गए हैं। न तुझे लेवल मिलेगा, न स्किल्स, न स्टैट्स। तेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, भाग्य। फिर लिगोन उसे बताता है कि 7 दिन लगातार लॉगिन करने पर उसे एक एसआर रैंक का आइटम मिलेगा, और चूंकि आज उसका पहला दिन है, उसे 100 टिकट बोनस में मिलते हैं, ऊपर से 5 और। स्वागत के तौर पर रयूकी झूम उठता है, चलो कुछ तो मिला। वो टिकट खोलता है, पहला आइटम मिलता है, एक इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट का पोछा। अबे भाग्यवान, वो स्केलेटन को ललकारता है, अब तुझे देख लूंगा, लेकिन पोछा 2 मिनट में टूट जाता है। दूसरा आइटम एक विग। वो गुस्से में स्केलेटन पर विग फेंकता है, खुद गालियां देता है, लगॉन तू मेरा सौभाग्य है या सौभाग्य का दुश्मन? वो गिर पड़ता है, फिर भी टिक जाता है। अभी एक और टिकट से निकलता है, तलवार। थोड़ी कमजोर सी थी, और चलो कुछ तो था। रयूकी खुशी से कूदता है, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो हमला करता है, लेकिन तलवार के बदले खुद के कंधे में एक घूसा खा लेता है। अबे ये क्या हुआ, मेरी एचपी कहाँ गई? वो चिल्लाता है। लिगोन बताता है, तेरे लिए एचपी जैसी चीजें नहीं है बेटा, असली जिंदगी है ये, कटेगा तो खून निकलेगा। तभी 2 चमकते बॉक्स नीचे गिरते हैं, और जैसे ही वो स्केलेटन का वार रोकता है, उसे एक स्केल मिलती है, एसआर रैंक की डिफेंस और तलवारबाजी। अब कहानी पलटी है। एक वॉर में वो स्केलेटन को उड़ाकर फेंक देता है, और अब सबको समझ आ जाता है, रयूकी अब गेम के नियमों से नहीं बंधा है। अगर किसी बॉक्स से स्किल मिली तो सीधा रियल टाइम में उसके शरीर में आ जाती है। अगला स्केलेटन आता है, लेकिन एसआर स्किल पैरी एक्टिवेट हो जाता है, और वो वार को घुमा देता है। एक ही झटके में दुश्मन खत्म। अब रयूकी समझ चुका था, ये दुनिया असली से ज्यादा असली है, लेकिन अब उसकी किस्मत भी रियल हो चुकी है। वो एसआर रैंक का बॉक्स उठाता है और कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, पर मजा आ रहा है। 3 स्केलेटन एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन अब वो तलवार लेकर तीनों को एक ही वार में काट देता है और चिल्लाता है, अगर किस्मत दी है तो अब मैं इसे दूध की तरह दूंगा। फैंटम नाम की ये दुनिया एक आर्ट के जैसे डिजाइन की गई थी। गेमिंग कंपनी लाशिया द्वारा बनाई गई, और लैबिरिंथ की सबसे पॉपुलर दुनिया थी। हर कोई इसी से शुरुआत करता था। अब रयूकी वहाँ स्केलेटन्स को मार मार कर एक्सपी कमा रहा था, और उन अंकों से नए बॉक्स खोल रहा था। लेवल वेल कुछ नहीं था उसके पास, सब सीधे पॉइंट्स में बदलता था। उसे अंदाजा लग गया था, उसे 15 स्केलेटन मारने होंगे एक बॉक्स ट्राई करने के लिए। लेकिन अब समय था उस एसआर आइटम को देखने का जो उसे मिला था। वो चीज तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी, मतलब इतना ज्यादा कि उसका होना भी समझ से परे था। लेकिन इगोन ने फिर भी मजे से कह दिया, अगर तेरे सामने है तो है, बहस मत कर। और भाई, जब कोई चीज एसएसआर हो तो उसकी टशन भी वैसी ही होती है, लेकिन हमारा बंदा उसे संभाल कर रख देता है। कहता है, अभी नहीं, अभी तो इसे छुपा कर रखना ही ठीक रहेगा, किसी खास मौके के लिए। उसका इशारा उस इंसान और उसकी पूरी गिल्ड की ओर था जिनसे वो हिसाब चुकता करना चाहता था। अब स्किल्स को बढ़ाने के लिए उसे रूल्ड पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए ये सब बड़ा आसान था। बस गेम में मॉन्स्टर भेजते रहो और वो उन्हें ढेर करता जाए। उसे वही तरीका पसंद था जिसमें बस फार्मिंग करनी हो, दिमाग नहीं लगाना पड़े। तीसरे दिन जंगल में एक धमाका हुआ और फिर एक और कंकाल गिरा उसके सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल छोड़कर। गेम में 3 दिन हो चुके थे और बंदा रोज के सारे टास्क कर रहा था, दिन भर फार्मिंग कर रहा था। आखिरकार 1500 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे, यानी पूरे 10 बार पूल करने का मौका। और भाई, गेंशिन वाले तो 3 दिन में इतना नहीं दे पाते। इगोन तो खुशी से झूम रहा था, अब देखते हैं तू क्या निकालता है इस बार। लेकिन रयूकी ने 246 पॉइंट स्किल्स को लेवल अप करने में उड़ा दिए। रोबोट का तो दिमाग ही घूम गया, अबे पागल है क्या, लक आजमा, मजा वही है। लेकिन रयूकी बोला, प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिस्टम बोला 70% एन रैंक, 26% आर, 2.7% टीएसआर और 0.3% एसएसआर। बंदा फिर झल्ला गया, फिर मेरा इन्वेंट्री कबाड़ से क्यों भरा? इगोन बोला, कंप्लेन बंद कर, इतने अच्छे स्किल्स मिल चुके हैं तुझे। लेकिन रयूकी अब ठान चुका था, अब से सिर्फ डेली रिवॉर्ड वाले बॉक्स ही खोलेगा, बाकी पॉइंट से तो बस अपग्रेड करेगा। इगोन फिर पूछता है, कब तक रहेगा इस ट्यूटोरियल वाले जंगल में? लेकिन भाई, रयूकी तो चालाक था, उसने कहा, अभी तो स्किल्स लेवल अप करनी है, हथियार चाहिए, सब पक्का करना है, और फिर इस जंगल को अलविदा कहूंगा। उसे पता था एक बार बाहर निकल गए तो इस जगह में लौटना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने ठान लिया कि जब तक सब कुछ न समझ ले यहीं डेटा रहेगा। 7 दिन बीत चुके थे और अब लेवलिंग धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों एसआर रैंक की स्किल्स लेवल 3 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब और लेवल बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ट्यूटोरियल का एंड आ चुका था। तभी इगोन ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी मारकर कहा, अब 7 दिन वाला लॉगिन रिवॉर्ड
रिवॉर्ड ले ले भाई। बॉक्स खुला और एक गोल्डन चमकती हुई तलवार मिली, पर ये तलवार थोड़ी हटके थी। तलवार के साथ उसमें रिवॉल्वर भी इनबिल्ट था। रयूकी को खुद शक होने लगा, ऐसी चीज इस वर्ल्ड में कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर एक हल्की सी कटिंग मारी, पेड़ तो ऐसे कट गया जैसे गर्म चाकू मक्खन में जाता है। फिर उसे याद आया, जब वो गेम में आया था तब तो वो असल जिंदगी में मरने की कगार पर था। अब सवाल था, अगर यहाँ मर गया तो? ईगॉन बोला, मर गया तो बैकअप से रिस्टोर करेंगे, लेकिन भाई बॉडी रिस्टोर में दर्द जानलेवा होता है। रयूकी बोला, दर्द वर्द की फिक्र नहीं है, टिकट्स यूज करो, ताकत और बढ़ानी है। कुछ देर बाद वो आर रैंक के पूरे सेट में सज धज कर तैयार था। फिर बोला, ईगॉन अब से सब रिकॉर्ड कर, एक भी आवाज मिस नहीं होनी चाहिए। रोबोट बोला, फाइल का नाम क्या रखूं? बंदा बोला, वो डिस्क जो एबिस से भाग आई थी। ईगॉन को ताज्जुब हुआ, अचानक रिकॉर्डिंग का भूत क्यों सवार हो गया। रयूकी समझाता है, ये कंपनी की ज्यादातर गेम्स आधी अधूरी ही बनती हैं, और ये वाली भी जो सबसे पॉलिश्ड मानी जाती है उसमें भी बग्स हैं। जैसे कि ये बेचारा बॉस ब्लैक नाइट ऑफ चाउस जो बहुत बाद में आना था, वो अभी आ गया। सिस्टम मिशन देता है, इस बॉस को मारो, मिलेगा 10 टिकट और एक गारंटीड एस रैंक टिकट। रयूकी तो वैसे भी मारने वाला था, अब बोनस भी मिल रहा था। सोने पे सुहागा। बॉस ने तलवार उठाई और बोला, अपना दमखम दिखा। लेकिन रयूकी ने अपनी ओवरपावर्ड तलवार और लेवल 3 की पर्री स्किल से उसका अटैक पीछे धकेल दिया। फिर रयूकी ने सीने पर एक वार किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। ईगॉन उसकी हिम्मत की दाद देता है, लेकिन रयूकी सोच में पड़ जाता है, डैमेज क्यों नहीं हो रहा। तभी उसे समझ आता है, ये गेम अब रियल है और एचपी जैसी चीज मेरे लिए तो है ही नहीं। अब उसे वैसा वार करना होगा जो असली जख्म दे सके। उसने तलवार घुमाई, एक हाथ को निशाना बनाया और बीच से फायर कर दिया। बॉस का हाथ कटकर जमीन पर गिरा और वो दर्द में चिल्ला उठा। रयूकी अब समझ गया, ये दुनिया गेम की तरह नहीं है, यहाँ उसे असल लड़ाई लड़नी है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी ऊर्जा उसकी कंधे पर लगी, जिससे वह लड़खड़ा गया। उसे लगा था कि ब्लैक नाइट के पास लॉन्ग रेंज अटैक नहीं होते, अब तो ये नया ही चक्कर था। बॉस बोला, जो भी हमारे स्वामी को चुनौती देगा उसे एबिस का स्वाद चखना पड़ेगा। अब रयूकी को लगने लगा कि शायद उसने इस बॉस को हल्के में ले लिया था। ये वाला ब्लैक नाइट शायद उस एंड गेम वाले से अलग था। कई हमलों को वो ब्लॉक करता रहा, कुछ लग भी गए। फिर एक हमला सीधा उसके पेट पर पड़ा और फिर कट टू रयूकी गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, फिर से स्ट्रैटेजी फेल हो गई यार, समझ ही नहीं आता कहाँ गलती हो रही है। कुछ साल पहले की बात है, रयूकी गिल्ड लिंसे का हिस्सा था और वहाँ एक एनालिस्ट का काम करता था। उसका काम था डाटा इकट्ठा करके स्ट्रैटेजी बनाना, लेकिन जिस जगह की रणनीति वो बना रहा था वो तो पहले ही लिनफुल नाम की खिलाड़ी के कब्जे में थी। रयूकी फिर भी जिद करता रहा कि उसकी बनाई योजना ज्यादा असरदार है और इससे बाकी गिल्ड से थोड़ी बढ़त मिल जाएगी। पर सामने वाला बंदा कागज फाड़कर फेंक देता है और बोलता है, भाई तू तो प्लेयर भी नहीं है, न कोई हाई रैंक वाला, तो तू क्यों फैसले ले रहा है गिल्ड लिंसे के लिए। ऊपर से कहता है कि यहाँ रिप्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता, जो टॉप प्लेयर लिनफुल ने तय कर दिया है वही फाइनल है। रयूकी गुस्से से कमरे में जाकर फिर से टेबल पर हाथ मारता है। ये बेवकूफ लोग तो बस लिनफुल की चमचागिरी कर रहे हैं ताकि उसकी रैंक बनी रहे। मगर रयूकी को खुद को शांत करना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ की सर्जरी की फिक्र उससे ज्यादा जरूरी थी। तभी एक आवाज आती है, रयूकी। वो चौंकर पलटता है, सामने सिंथिया नाम की एक रिसर्चर खड़ी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे लगा शायद रयूकी को कॉफी चाहिए होगी। फिर बताती है कि जो गाइड्स वो बना रहा था उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। रयूकी थका हुआ लगता है तो सिंथिया पास आकर पूछती है कि वो मदद चाहेगा, पर वो मदद वैसी नहीं होती जैसी लोग सोचते हैं। रयूकी कहता है उसे बस क्लासिफाइड जानकारी चाहिए ताकि वो गाइड पूरा कर सके। सिंथिया मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, अब तुमने बोला है तो मैं पूरा जोर लगा दूंगी। कुछ समय बाद रयूकी अस्पताल में अपनी माँ से कहता है, माँ टेंशन मत लो, सर्जरी का टाइम तय हो गया है। माँ पूछती है पैसे का क्या हुआ, तो वो कहता है सब सेट है, गिल्ड ने अप्रूवल दे दिया है। माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। रयूकी भी कहता है कि सब ठीक होगा, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन अगले ही सीन में रयूकी को गिल्ड लिंसे से निकाल दिया जाता है। आरोप है गुप्त जानकारियां लीक करने का। वो कुछ कहने की कोशिश करता है पर कोई सुनता नहीं। सबूत मिल चुके थे, लिनफुल और वही सिंथिया ने उसे धोखा दे दिया। अब रयूकी के मन में तूफान मचा है, उस मुस्कुराहट वाली चुड़ैल ने भी धोखा दे दिया। अब तो दिल करता है कि एसएसआर गन निकालकर एक एक को ठोक दे। लिनफुल वहीं खड़ा रहता है और कहता है, तो तू ही है वो रयूकी जो बकवास गाइड्स भेजता रहता था। फिर सिंथिया की तरफ देखकर कहता है, आज हम पार्टी करेंगे, उस कचरे से दूर रहना आसान नहीं था। अब रयूकी गुस्से में फट पड़ा पर कुछ कर नहीं सकता। गिल्ड उसे निकाल चुकी थी, सम्मान, पैसा, रैंक सब खत्म, नाम तक नहीं बचा। ये है असली पूंजीवाद, पैसा गया तो सब कुछ गया। अब सीन कट होता है, रयूकी फिर से टंगोन में है, काले घुड़सवार के बार को रोक रहा है। वो हैरान है कि रयूकी अब तक जिंदा कैसे है, पर रयूकी हार मानने वाला नहीं था। उस घुड़सवार ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रयूकी सोचता है, क्या ये फिर से अंत होने वाला है, क्या ये मौका भी बर्बाद जाएगा। तभी
उसे माँ और सिंथिया की याद आती है और कहता है अब बदला जरूर लूंगा। वो घुड़सवार की छाती पर वार करता है, फिर हेलमेट में तलवार घुसाकर गोली चलाता है। घोड़ा गिरता है और रयू की कसम खाता है अब किसी को नहीं छोड़ेगा, और फिर धड़ाम वो ब्लैक नाइट फट जाता है। इतना बड़ा बॉस, वो भी ट्यूटोरियल में। बदले में मिलता है 15,000 XP, 10 टिकट्स और एक पक्का SR टिकट। ईगोन सब रिकॉर्ड कर रहा था। दूर कहीं एक सुनहरे बालों वाला आदमी वीडियो देख रहा था। कोई उससे पूछता है बोलिए बात करनी है उस लड़के से। आदमी कहता है नहीं, बस कार तैयार रखो और मुझे बताओ लिनफुल कहाँ है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि असली लीडर था, गैब्रियल डेरियस। अब तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। सब चौंके हुए, ये तो ट्यूटोरियल बॉस था, वो भी ग्लिच वाला। ये बंदा इसे कैसे मार गया? गिल्ड लिंसे की एनालिस्ट लगुना भी हैरान है, ये बंदा कौन है? रियू 77। कोई कहता है ये तो वही रयूकी है जिसे 3 साल पहले गिल्ड से बाहर कर दिया गया था। लिनफुल गुस्से में बोलता है उस जैसे नकारों के बारे में सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना। अब सवाल उठता है क्या ये ट्रैप है? क्या रयूकी हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है? सब बोले पहले पता करो कि रयूकी गया कहाँ था गिल्ड से बाहर होने के बाद। तभी कहानी फिर से रयूकी पर आती है। वो खून में लथपथ खड़ा होता है। ईगोन बताता है कि उसका 87% रिकवरी हो चुका है। रयूकी मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे दर्द का आदती बन जाऊंगा। दूर सामने एक विशाल टावर नजर आता है। अब समय आ गया है ट्यूटोरियल को अलविदा कहने का। यही है असली दुनिया, राक्षसी टावर, जहाँ असली कहानी शुरू होती है। असल मुसीबत ये थी कि अब भी रयूकी उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकता था। उससे पहले उसे टावर के आसपास के डंगोन में कुछ जरूरी स्किल्स को लेवल अप करना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ईगोन अचानक बोला भाई तूने वो वीडियो क्यों डाला? अब तो आधी दुनिया तुझे जान गई है, सब तेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन रयूकी मुस्कुराया और बोला अरे छोड़ ना, ज्यादातर लोग तो इसे कोई गेम का बग समझेंगे। वैसे भी जो लिंजे का असली बॉस है वो बहुत सावधानी से चलता है, पहले पूरा डेटा इकट्ठा करेगा तब कुछ सोचेगा। और यही तो उसकी चाल थी, जितनी ज्यादा शोहरत मिलेगी उतना ही कम खतरा होगा, क्योंकि सब कुछ जनता के सामने होगा। अब तो रयूकी इतना फेमस हो जाएगा कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ किया तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा। वैसे भी अगर वो रोबोट का समझाया हुआ सिस्टम सही निकला तो रयूकी कभी भी इस गेम वर्ल्ड से अपने शरीर को गायब कर सकता है, जैसे कोई लॉग आउट करता है। फर्क बस इतना है कि उसका असली शरीर असल दुनिया में है ही नहीं। तो लॉग आउट का मतलब होता है शून्यता में चले जाना। ईगोन मस्ती में बोला भाई तू तो सिस्टम को पूरी चालाकी से चला रहा है। लेकिन रयूकी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उस हरामखोर लिम्फुल से बदला लेना है। और जैसे ही रयूकी की चर्चा बढ़ेगी वो कुछ ना कुछ करेगा और तभी रयूकी उसका खात्मा करेगा। इसी बीच सिस्टम बोला बहुत बकबक हो गई, अब टिकट्स खोल। रेवकी के पास थे 20 पुल, 2 गारंटी SR और 15,000 पॉइंट। लेकिन रेवकी बोला पहले शहर जाना जरूरी है, रिवाइवल पॉइंट सेव करना है। ईगन ने समझाया भाई वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो असल दुनिया से आए हैं, तू तो अब इसी दुनिया का बन गया है। फिर उसने कन्वर्जन सिस्टम ऑन किया और सीधा उसी दुकान में पहुंच गया जहां उसकी मौत हुई थी। थोड़ा कंफ्यूजन था कि हुआ क्या, लेकिन बात इतनी सी थी कि अब रयूकी का शरीर इस दुनिया में असली हो गया था। मतलब जब वो कन्वर्ट करता है तो वो खुद इस दुनिया में चला आता है। बाकी लोग तो अवतार भेजते हैं, लेकिन रयूकी ने खुद को ही भेज दिया था। अब रयूकी सोच में पड़ा कि कुछ देर पहले तो वो मरने वाला था, अब कोई दर्द ही नहीं हो रहा। सिस्टम बोला भाई तू हीरो है, तुझे दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी वो गुंडे वापस आ गए, वही जो कल उसे मारकर सामान लूटना चाहते थे। उनकी शक्ल देखते ही रयूकी ने खिड़की तोड़ी और भाग खड़ा हुआ। ईगोन चिल्लाया भाग इधर से, लेकिन रास्ता निकला बंद। गुस्से में आकर रयूकी ने रोबोट को एक घूंसा जड़ दिया। तभी गुंडे पीछे से आकर बोले अबे तू तो मर गया था ना, बड़ा फिट लग रहा है आज। उन्होंने घेर लिया और बोले कल तू मशीन से क्या निकाल कर भागा था, बता दे नहीं तो काट डालेंगे। रयूकी बोला सपने में भी मत सोचो कि मैं ईगोन दूंगा। ईगोन बोला भाई पास में लकड़ी की तलवार पड़ी है, उसी से काम चला ले, असली आइटम्स अभी ट्रांसफर नहीं हो सकते। रयूकी बोला अबे ये चुटकी बजाने वाली तलवार से क्या कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने वो उठाई एक विंडो पॉपअप हुई। गुंडे हंसने लगे, अबे लकड़ी से लड़ेगा, क्या कॉमेडी कर रहा है। लेकिन फिर जैसे ही एक गुंडा झपटा, रयूकी ने उसका हाथ तोड़ा, फिर मुंह पर तमाचा मारा। सब लोग दंग रह गए, सबने अपनी जान बचाने के चक्कर में 2 कदम पीछे खींच लिए। उनका बॉस तो सीधा गुस्से में आग बबूला हो गया और सबको चिल्ला के बोला अबे सब अंदर घुसो, हम किसी अनजान छोरे से हारने वाले नहीं हैं। बीच में एक ऑफिस वाला बंदा भी फंस गया, वो भी गैंगस्टर्स के बीच में खड़ा था जैसे कोई लोन अप्रूव कराने आया हो। लेकिन रयूकी का दिमाग तो पूरा हाई लेवल चल रहा था। उसने बोला भाई ये तो हद हो गई, गेम से बाहर भी मेरी पावर चल रही है। उसको खुद नहीं पता था कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है, लेकिन उसे इतना मालूम था कि ये पावर तो खतरनाक लेवल पे ओवर पावर्ड है। कुछ सेकंड पहले जब उसने उस गुंडे को थप्पड़ मारा था, सबको लगा कि कोई चमक सी हुई है। बॉस ने तो दांत पीसते हुए सबको दोबारा बोला अबे घुसो अंदर, लगता है इस लौंडे ने कोई तगड़ी चीज निकाल ली है जिससे हमारी धुलाई कर रहा है। वैसे उनकी गैंग का नाम था ब्लैक स्नेक। भाई इन्होंने अनजान इलाकों में पूरा दबदबा बना रखा था, लेकिन अगले ही पल बॉस का मुंह उतर गया। एक झटके में पूरा गैंग धराशायी हो गया। एक गंजा ही बचा था जो सर पे डंडा खा रहा था। रयूकी ने तंज कसते हुए बोला
बस यही है तुम्हारा लेवल, यही कर सकते हो तुम छोटे मोटे गुंडे। जैसे ही उसने जमीन से वो लकड़ी की तलवार उठाई, उसको सब समझ आ गया। बाकी लोग तो अपने शरीर को गेम के अंदर भेजते थे, लेकिन ryuki ने उल्टा काम किया, अपनी असली बॉडी को ही गेम के अंदर भेज दिया। इसलिए उसको इतना दर्द भी हो रहा था, लेकिन फायदा ये था कि जैसे जैसे उसकी बॉडी गेम में मजबूत हो रही थी, वैसे वैसे असल दुनिया में भी उसकी ताकत बढ़ रही थी। तभी न जाने कहां से एक और झुंड गुंडों का आ गया। सबके सब टूट पड़े, लेकिन भाई SSR लेवल पावर के सामने उनकी औकात क्या थी। एक हल्की सी लात या घूंसा और हाथ पैर की हड्डियां चटाक से टूट रही थी। फिर ryuki धीरे धीरे उनके लीडर के पास गया और बोला, भाई कल जो तूने मेरी मदद की थी उसके लिए धन्यवाद। वो लीडर डर के मारे डंडा घुमा रहा था, चिल्ला रहा था, मत आना पास। ryuki ने लेवल 3 की परी मारी और एक झटके में डंडा उसके हाथ से छीन लिया। उसने पूछा, यहीं रुकने का इरादा है या कुछ और करना है? लीडर ने गुस्से में डंडा उठाया और झपट पड़ा, लेकिन ryuki ने फिर एक झापड़ मारा, उसका मुंह सीधा जमीन पर रगड़ खा गया। ryuki बोला, अब समझ आया ये ताकत क्यों इतनी मजेदार लगती है। आज वही मजा मिल रहा है जो तुम लोगों को उस दिन मिला था जब तुम सब मिलकर मुझे मारा था। लीडर का चेहरा फूला पड़ा था। ryuki को वो हालत बड़ी प्यारी लगी। लीडर अब मिन्नतें करने लगा, रोते हुए बोला, भाई छोड़ दे, माफ कर दे। ryuki बोला, जिस दिन तूने वो कार्ड चुराया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज तू भी तब तक नहीं जाएगा जब तक तेरी सारी उम्मीदें खत्म न कर दूं। लीडर कांपता हुआ बोला, कोई भी ऐसा करके जिंदा नहीं बचा। लेकिन ryuki ने डंडा उठाया और बोला, दुर्भाग्य से जो कुछ आज यहाँ हुआ है उसके बारे में कोई जानने वाला नहीं। का रोबोट साथी बोला, तूने इन्हें मार क्यों नहीं दिया? ryuki बोला, भाई ये सब तेरे चक्कर में किया, और अगर सब मर जाते तो शक होता। असल में रोबोट ने सबके दिमाग में गड़बड़ करके उनकी याददाश्त बदल दी थी ताकि किसी को पता ही न चले कि ryuki अभी जिंदा है। उसने बोला, चलो अभी तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगली बार कुछ जान से मारने वाला काम चाहिए, नाटक मत करना। ryuki ने एक छोटा सा चाकू उठाया और पाया कि जब तक हाथ में ब्लड जैसी चीज हो उसकी ताकत एक्टिवेट रहती है। फिर वो बोला, भाई तलवार छोड़ो, ये चाकू ज्यादा कूल है, जेब में भी आ जाता है। ryuki कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका छोटा रोबोट जैसे उसके दिमाग की बात पढ़ लेता है और जवाब देता है, नहीं, असली दुनिया में उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होगा क्योंकि उसकी असली मौजूदगी अब एग ड्रिजल के अंदर है। थोड़ी देर बाद ryuki एक छोटे से गुंडे से बात कर रहा होता है और कहता है, भाई ये तो बड़ा कमाल का जमाना है, लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब समझ आया कि उसने उस लड़के को क्यों जिंदा छोड़ा। ryuki उसे कहता है कि टिकट निकाल दे वरना हालत खराब हो जाएगी। गुंडा बहाना बनाता है कि अभी पैसे जोड़ रहा है, थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन ryuki का छोटा सा चाकू उसके माथे पर लगा हुआ है। ryuki हंसकर कहता है, तुझे जिंदा छोड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि तू भूल जाए। गुंडा तुरंत माफी मांगता है और ryuki कहता है, चल अभी चलते हैं और टिकट लेते हैं। अब कहानी पहुंचती है रेड लाइट एरिया में, जहां एक आदमी अजीब सा अपनी गर्दन खुजा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राक्षसी वायरस लग गया हो। तभी एक गुंडा आता है और उसे लात मारकर भगा देता है। वहां एक दुकान है शुएनकू, जहां ज्यादातर लेन देन होते हैं। जैसे ही ryuki अंदर जाता है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बूढ़ा बोल रहा हो। ryuki पूछता है, दुकानदार आप हो? सामने खड़ा इंसान इतना रहस्यमयी है कि ryuki को भी समझ नहीं आता कि वो आदमी है या कुछ और। तभी रोबोट कहता है, ये इंसान नहीं है, एक साइबरनेटिक मशीन है जो तुझे स्कैन कर रही है। ryuki को पहले ही आवाज पर शक हो गया था। वो कहता है, ऐसी रोबोटिक मशीनें तो बैन हो चुकी हैं। लेकिन दुकानदार सुजुकी हंसता है और कहता है, कानून की बातें मत कर, ये काली मंडी है। अब ryuki पूछता है, अकाउंट क्रिएशन टिकट का क्या हुआ? सुजुकी एक नजर पिटे हुए गुंडे पर डालता है और समझ जाता है कि मामला क्या है। वो बताता है कि वो टिकट बहुत मशहूर था और तुरंत बिक गया। ryuki कहता है कि वो सौदा करने आया है और एक बैग निकालता है। सुजुकी थोड़ा हैरान होता है, बैग में मना ऑर्ब्स हैं जिन्हें ryuki ने डंजन से इकट्ठा किया था। सुजुकी पूछता है, तू जानता भी है इनकी कीमत? ryuki कहता है, मत समझ मुझे नौसिखिया, मैं पहले एक गिल्ड में स्ट्रैटेजिस्ट था। डंजन में 2 टाइप की चीजें मिलती हैं, सामान्य वस्तुएं जैसे तलवार ढाल और स्पेशल आइटम जैसे पोशन और मना ऑर्ब्स। जितनी ज्यादा शुद्धता उतनी ज्यादा ताकत। सुजुकी कहता है, इतनी कीमती चीजें अगर नॉर्मल मंडी में बिकती हैं तो तू उन्हें काली मंडी में क्यों बेच रहा है? ryuki मुस्कुराकर कहता है, तेरा काम है बेचना, बाकी बातों से मतलब मत रख। लेकिन सुजुकी को शक है, एक अनजान खिलाड़ी कैसे मना स्टोन्स बेच रहा है। तभी वो गुंडे को दुकान से भगा देता है। अब सुजुकी कहता है, अगर तू ये सब मना स्टोन्स बेच रहा है तो या तो तूने चोरी की है या तू ही वो आदमी है जिसने हाल ही में वायरल वीडियो में केओस नाइट को हराया था। ryuki मान लेता है कि वही है और कहता है, चलो अब व्यापार की बात करो। वो अपने सिर की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे एक मॉड चाहिए। सुजुकी हंसता है, पगला गया है क्या? मॉड्स तो बैन है। ryuki जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन तू तो काली मंडी वाला है, तुझसे उम्मीद की जा सकती है। सुजुकी कहता है, बाहर जो बंदा खड़ा था जो अपनी गर्दन खुजा रहा था वही एक उदाहरण है कि मॉड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। उसने एक सिंपल पेन रिडक्शन मॉड यूज किया और अब उसकी बाकी सभी इंद्रियां बर्बाद हो चुकी हैं। कोई जलकर मर जाता है, कोई पागल
हो जाता है, यही वजह है कि ये सब बैन है। रायुकी कहता है मुझे खतरा मंजूर है, मैं आम खिलाड़ी नहीं हूँ। अब सुजुकी उसे एक बॉक्स दिखाता है, उसमें पुराने जमाने की सीडीज हैं, वर्जन 1 से 25 तक। रायुकी सीडी निकालता है, पहला मॉड ट्रिपल पावर अटैक, निकला एकदम फेल। दूसरा भविष्य देखने का, ये भी बेकार। फिर आया शानदार दिखने वाला मॉड, लेकिन सिर्फ दिखावा। फिर एक 20% डैमेज बूस्ट, लेकिन दर्द 3000 गुना बढ़ जाएगा और दिमाग भी उड़ जाएगा। आखिर में मिला एक असली खजाना, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेटर, यानी भाग्य को थोड़ा मोड़ने वाला मॉड। रायुकी का रोबोट कहता है इसे किसी जीनियस ने बनाया है, ये भले ही छोटा सा बदलाव करता हो, लेकिन 1% किस्मत बढ़ा देना बहुत बड़ी बात है। रायुकी मुस्कुराकर कहता है मैं ये लूंगा, और साथ में 2 और मॉड्स भी। यहाँ है उस पूरे भाग का एक आकर्षक, व्यावहारिक और मजेदार अंदाज में हिंदी अनुवाद, जो एक कहानी की तरह बहता है, रोजमर्रा की भाषा में, व्याकरण सही और एक हल्की फुंकार के साथ है। दुकानदार हंसते हुए बोल पड़ा कि लगता है लड़का सिर्फ बातें नहीं करता, वाकई उसने उस कबाड़ के ढेर से कुछ अच्छे मॉड चुन लिए हैं। मगर हमारे हीरो को ये बात कुछ अटपटी लगी, अगर सही में दुकान में अच्छे मॉड थे तो ये भला पहले कचरा क्यों दिखा रहा था। तब दुकानदार ने झेपते हुए कहा कि उसका इरादा लड़के को बेवकूफ बनाने का नहीं था, बस बात ये थी कि एक और ग्राहक भी वो मॉड देखने आया था, तो उसी में से वो कुछ देख चुका था। अब रियुकी ने सीधा सवाल दागा, क्या वो ग्राहक वही था जिसने ये मॉड बनाए हैं? दुकानदार बोला अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जानने में, वैसे भी तू इतना बहादुर निकला कि इन भूतहा मॉड्स को लेने आ गया है, तो चलो तुझे थोड़ी छूट भी दे देता हूँ, वरना ये चीजें कभी दुकान से बाहर ही नहीं आती। इतने में एक नोटिफिकेशन चमका, क्या आप इन एप्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं? और साथ ही चेतावनी भी। एक बार हाँ कर दिया तो वापसी नहीं है। रायुकी तो पहले ही सोच चुका था कि हाँ ही दबाएगा, लेकिन दुकानदार फिर से टपक पड़ा और बोला एक आखिरी सवाल, अगर ये मॉड काम कर जाए तो तू इस ताकत का क्या करेगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक पेड़ की तस्वीर दिखी, और फिर कुछ देर बाद दुकानदार जमीन पर पड़े हंसी में लोटपोट हो रहा था। रायुकी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ना ब्रॉन्ज चाहिए, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लैटिनम, मुझे सबको रौंद कर सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना है। दुकानदार जो साफ दिख रहा था कि थोड़ी दिमागी खिचड़ी है, बोला अब मजा आएगा तुझे देखकर बच्चा। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, अब वो वापस गेम में था। अपने पहचान पत्र को हाथ में लिए वो फैंटम वर्ल्ड के पहले गांव में पहुंच चुका था। उसे लगा था कि एक अनजान खिलाड़ी होने के नाते उसे दिक्कत आएगी, लेकिन असल में किसी को शक ही नहीं हुआ, क्योंकि एक अनजान बंदा गेम में होना ही नहीं चाहिए। ये तो सिस्टम की ही चूक थी। गांव एकदम शांति भरा था। बूढ़ा सेब बेच रहा था, वो भी 4 गुना दाम में। बच्चे मैदान में ऐसे भाग रहे थे जैसे बोर्ड के रिजल्ट नहीं आए हो, और इन सब के बीच रायुकी खड़ा दुनिया की शांति को देख हैरान। तभी आयगोन कूद पड़ा, अब तो टिकट निकालो, बहुत दिन हो गए, किस्मत आजमाओ जरा। रायुकी बोला थोड़ा शांति रखो, सबकी नजरें मेरी तरफ हैं। लेकिन सच में कुछ लोग उसे घूर ही रहे थे। रायुकी को समझ था कि इस दुनिया के एनपीसी खिलाड़ियों को नापसंद करते हैं, और ये नफरत एक तरफा नहीं, खिलाड़ी भी एनपीसी को लोग नहीं समझते, इसीलिए ये दुश्मनी चलती रहती है। तभी एक बंदा नीले जैकेट में जमीन पर गिरा मिला। एक और बंदा टोपी लगाए चिल्लाया, तू मुझे लूटने की कोशिश कैसे कर सकता है? बेवकूफ लड़का बोला, भूखा हूँ। रायुकी को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, पर उसके कपड़े कुछ अजीब थे। तब आयगोन ने समझाया कि ये लोग एलियन स्पेस नाम की एक और गेम से आए हैं, जो 3 महीने पहले बंद हो चुकी है। उस दुनिया को मिटा दिया गया, और बचे खुचे खिलाड़ी अब इस गेम में सर छुपा रहे हैं। और जब कोई गेम बेकार हो जाता है तो इड्राइल उसे मिनटों में मिटा देता है, मतलब फैंटम भी खतरे में है। रायुकी बोला, मुझे कोई परवाह नहीं जब तक मैं लिनफुल और उस लिंडसे गिल्ड को मिटा न दूं। अब उसने एक सराय में कमरा ले लिया। पहली बार उसे कहीं चैन की नींद नसीब हुई, और तभी आयगोन फिर टपक पड़ा, अब तो सही समय है गच्चा खेलने का। गच्चा यानी भाग्य की मशीन। अब एनआरआर रैंक के चांस थोड़े घट चुके थे, लेकिन एसआर और एसएसआर के चांस थोड़े बढ़ गए थे। एसएसआर अब 1% चांस पर था, जो पहले 0.3% था। रायुकी के पास थे 40 टिकट, 2 गारंटी एसआर वाले और 15,000 पॉइंट्स। उसने सबसे पहले 40 टिकट फेंके, और सामने आ गई एक ट्रक भर बकवास चीजें। एनआरआर रैंक का बाड़ा बेचारा जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या मजाक है, ये मॉड भी झूठ निकला। आयगोन बोला, इतने ब्रश तो आ गए कि टूथ ब्रश की दुकान खोल लो। रायुकी बोला, तेरी दुकान मैं बंद करवा दूंगा, और उसे पकड़ लिया। बेचारा रोबोट माफी मांगने लगा। तभी आसमान से रोशनी फूटी, 3 गारंटी ड्रॉप्स आए। अब बाजी पलट गई। एक फ्लैश स्टेप नाम की तेज गति स्किल मिली, और एक एसएसआर इंट्यूशन यानी भविष्य का आभास। पर जब रायुकी ने उसे एक्टिव किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मजाक है ये? आयगोन बोला, भाई ये 7000 पॉइंट्स में लेवल अप होगा, और तू अभी कुछ भी समझ नहीं पाया है इसका। पर यूकी तो ठान चुका था वो पॉइंट्स बर्बाद नहीं करेगा। उसने स्वॉर्ड मास्टरी और पेरी को लेवल 4 तक ले गया, फ्लैश स्टेप को लेवल 2 कर दिया। अब उसके पास बचे 8770 पॉइंट्स, और मास्टरी को लेवल 5 करने में लगते थे 8400। अब वो सोच में पड़ गया, करूं या ना करूं।
आइगॉन बोला, चल बाहर घूमो और गच्चा खेलो, यही तो मजा है। पर रयूकी ने सिस्टम को आदेश दिया, स्वॉर्ड मास्टरी को लेवल 5 करो। बस फिर क्या, एक सुनहरी रोशनी छा गई और कमरे में एक गोल पत्थर बन गया। सिस्टम बोला, बधाई हो, अब तुम रैंक अप कर सकते हो। उसे मिला आइगॉन की सिस्टम मास्टरी, एक SR प्लस स्किल। अब उसकी तलवार में आ गया ब्लेड ऑरा। रयूकी ने पहले कभी ऐसा स्किल नहीं देखा था, शायद ये पूरे फैंटम वर्ल्ड की सबसे तगड़ी चीज थी। वो सीना तान के खुशी मना रहा था और बेचारा आइगॉन जमीन पर पड़ा सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था ये बंदा लालच में मरेगा, लेकिन ये तो प्लानिंग से गेम खेल रहा है। रयूकी बोला, अब रोना बंद कर और चल, असली खेल अब शुरू होगा। अब क्या करेंगे? रयूकी बोला, सीधा पहले डंजन में घुसेंगे और उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी। और हाँ भाई, ये वही प्लान है जो पहले वो उस लिनफुल को बेच रहा था, अब उसी से उसकी वोट लगाएगा। डंजियन के दरवाजे के सामने एक बड़ा कुल्हाड़ी लिए हुए लड़का अपने साथियों से पूछता है, तैयार हो क्या लोग? अब से सबको चौकन्ना रहना होगा और कोई भी आइटम हाथ से निकलने नहीं देना। तभी हमारा हीरो बड़ी शांति से चलता हुआ वहाँ से गुजरता है। लड़का तुरंत चिल्लाता है, कहाँ जा रहा है अकेले? ये जगह कितनी खतरनाक है पता भी है तुझे? लेकिन हमारे दोस्त ने बस इतना कहा, मुझे पता है मैं किस में पड़ रहा हूँ। अब वो लड़का सोचता है कि शायद उन्हें कोई पागल मिल गया है जो उनके इलाके में घुस आया है। उसके साथ खड़ा दोस्त जो इतना खास है कि कोई उसकी तरफ तक नहीं देखता, कहता है पिछले 3 महीने में कोई भी इस जगह को पूरा नहीं कर पाया। उनका नेता तो पूरी तरह से निराश है, लेकिन हमारे नायक का मकसद था विच का अड्डा जीतना और लिनफुल का रिकॉर्ड तोड़ना। कुल्हाड़ी तैयार, ऑरा एक्टिव, अब रिकॉर्ड तोड़ने का वक्त है। विच अपनी शक्ति के घेरे से देख रही है, सोच रही है ये कमीना फिर से मेरी जगह में घुस आया है। कोई गंदा घुसपैठिया है जो मेरी पवित्र धरती को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद जाकर उसे तहस नहस करेगी और बलि चढ़ा देगी। डंजन इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता, दीवारों पर टॉर्च लगी है, लेकिन हमारे लड़के को लगता है जैसे वो अंधा हो गया हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर बार जब कोई इस डंजन में आता है तो रास्ते और चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं, इसलिए कोई फिक्स प्लान नहीं बना सकता। वो जानता है कि लिनफुल ने इसे 17 घंटे 30 मिनट में पूरा किया था। 17 घंटे, पहली बार डंजन में, इतने समय में तो पत्नी लेके परिवार भी शुरू कर लो। जब वो रैंकिंग देखता है तो दूसरे नंबर पर आया नाम का कोई खिलाड़ी है जो गाओ क्लैन से है। उसने सिर्फ 8 मिनट ज्यादा लगाए, मतलब लगभग लिनफुल जितना अच्छा है। नाम याद रखने लायक है। तभी ऊपर उड़ते हुए कीड़े नहीं बल्कि विशाल चमगादड़ दिखाई देते हैं। समस्या सिर्फ ये नहीं कि ये बड़े झुंड में होते हैं, बल्कि इनके डेबफ भी बहुत कड़क हैं, तो चाहे तुरंत मर जाओ या नहीं, ये धीरे धीरे तंग करते रहेंगे। लेकिन हमारे हीरो के पास एक आइटम है जो ये सारी परेशानी खत्म कर देगा। वो इसे जमीन पर फेंकता है और कहता है, देखो ऐसे निपटाओ इस जगह को। विस्फोट होता है और तेज आवाज से चमगादड़ सिर पकड़कर गिरने लगते हैं। हमारे दोस्त की कोई दया नहीं, वो सारे दुश्मनों को काटता चला जाता है और कहता है जब ट्रिक समझ आ जाए ये जगह कोई बड़ी मुश्किल नहीं। पर असली सवाल ये था कि आखिर पिछले 3 महीनों में कोई क्यों पूरा नहीं कर पाया। इवॉन पूछता है, ये कैसे हो सकता है? ये डंजियन तो आसान माना जाता है। रयूकी बताता है कि कहीं कोई छुपा हुआ राज्य है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, इवॉन संदेह करता है कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन रयूकी कहता है, चिंता मत करो, मैं इस जगह की पैटर्न जानता हूँ। भले ही नक्शा हर बार बदलता रहता है, मैंने इसे हजारों बार सिमुलेट किया है। इगोन कहता है कि वे बार बार इस जगह से गुजरे हैं, तो हिम्मत करके मान ले कि खो गए हो। पर रयूकी उसे सुनता तक नहीं, बाएं मुड़ जाता है और कहता है, देखो ये स्टैलेक्टाइट चट्टान का सुई जैसा हिस्सा कट चुका है, इसका मतलब रास्ता बदल गया है। छोटा रोबोट पूछता है कि उसने कैसे पहचाना। रयूकी कहता है, मेहनत और हजारों बार कोशिश गलती। फिर उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि फोकस करना जरूरी है। रोबोट हंसते हुए सोचता है कि उसका मास्टर तो पक्का पागल है। विच चिल्ला रही होती है कि ये पागल भूल भुलैया से बच निकला है, लेकिन अब वो मौत की जादू से घिर जाएगा। और हाँ, यही हुआ भी। आग उसकी बॉडी को घेरे लेती है और वो एकदम जम जाता है। इवॉन पूछता है, क्या हुआ? रयूकी जवाब देता है, पता नहीं, लगा कि एक कदम और बढ़ाया तो मर जाऊंगा। फिर वो इन्वेंटरी से एक अजीब सा गुड़िया निकालता है और फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, फिर से आग फैल गई। रयूकी समझ गया ये थी इंस्टेंट डेथ मैजिक, जो आमतौर पर बहुत बाद में टॉवर में दिखती है। सोचता है, यहाँ ऐसी ताकत कैसे आ गई? इगोन कहता है, अगर अनजान बदलाव हो रहे हैं तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। अब रयूकी गहराई से सोच में पड़ जाता है। शुरुआत से ही इतना खतरनाक जाल, शायद वापस जाना ही बेहतर होगा। लेकिन पीछे देखते ही वो एक अजीब रास्ता देखता है और कुछ पल के लिए लगता है कि उस तरफ जाना ठीक रहेगा। ये सब उसकी इंट्यूशन स्किल की वजह से था, जो उसने हाल ही में पाया था। विच अपने ऑरा से देख रही है, सोच रही है, ये कमीना बहुत खुशकिस्मत है, 1 सेकंड की मोहल से बचा। लेकिन चाहे जहाँ भी जाए, ये भूल भुलैया अंततः उसकी मौत होगी। लेकिन तभी रयूकी अचानक गायब हो जाता है। विच
विच कंफ्यूज होती है, नई जादू करती है और फिर से उसे खोजती है, लेकिन अब वो सेंट्रल हॉल में है जो उसकी पिछली जगह से काफी दूर है। विच गुस्से में टेबल मारती है, सोचती है ये कमीना क्या कर रहा है, लेकिन रयुकी जाल के किनारों पर कूदता हुआ ट्रैप्स से बचता रहता है। वो सोच भी नहीं पा रही कि ये कैसे कर रहा है या वो क्यों गायब हो जाता रहता है। फिर वो सारी ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट कर देती है। पूरे ऑरा में नीली आग फैल जाती है और कहती है आखिरकार उस शापित घुसपैठिए को खत्म कर दिया। लेकिन पीछे से धमाका होता है और आवाज आती है। सामग्री ज्यादा बढ़िया नहीं थी पर कुछ काम की चीजें थी। ईगोन की आवाज सुनाई देती है, अगर तुम्हें कुछ समझ आता तो वो स्किल तुरंत बंद कर देते। विच पलटती है और देखती है कि रयुकी और ईगोन बात कर रहे हैं। ईगोन गुस्से में कहता है कि रयुकी का नया स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे ऐसे लेकर घूमना सही नहीं। विच जानना चाहती है कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन रयुकी कहता है कि बहुत आलस हो रहा है समझाने में, बस जल्दी से निपटाऊंगा। तो जानता है कि वो सॉलिट्यूड की विच है जिसे मिस सूरियल भी कहते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो उसके लिए बेहतर फिट बैठता है, बग। जैसे ही डायन ने गुस्से में पूछा कि वो नामुराद आखिर इन सारे जालों से कैसे बच निकला, रयुकी मुस्कुराते हुए बोला जान तो जाती ही थी, रास्ता पूरा बारूद से भरा पड़ा था। उसके साथ चल रहे रिबॉट ईगोन ने हैरानी से पूछा इतना अजीब अंदाज में बात क्यों कर रहा है तू? दरअसल कुछ देर पहले तक रयुकी जमीन को घूर रहा था, एक एक जाल को नोट कर रहा था, सोच रहा था क्या इस जगह को कभी पार किया भी जा सकता है या फिर इंतजार करे कि इस डंगे का बग फिक्स हो। लेकिन तभी उसे याद आया उसे अपना नाम मशहूर करना है इससे पहले कि उसका पुराना गिल्ड उसके पीछे पड़ जाए। उसी समय ईगन को कई ट्रैप्स का पता चला और वो बोला अबे भाग ले, यहाँ तो आधा कमरा ही उड़ गया। रयुकी एक साइड कूदा और बोला चिंता मत कर, जो स्किल मिली है वो उम्मीद से भी ज्यादा काम की निकली। डायन अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन रयुकी ने बड़ी शान से कहा ये इंट्यूशन स्किल कमाल की चीज है, इसी से तो मैं यहाँ तक पहुँचा। ईगोन फिर भी बोला सब ठीक है, लेकिन आखिरकार तू इंसान ही है, कभी तो हद होगी। रयुकी मुस्कुराकर बोला हद होगी, लेकिन तब तक जिंदा रहना जरूरी है। अचानक डायन की स्क्रीन पर उसका नाम गड़बड़ करने लगा और वो चिल्लाई उस बेदी का नाम। तभी चारों तरफ मौत वाले जाल एक्टिव हो गए। रयुकी एक के बाद एक हमलों से बचते हुए समझ गया ये डायन खुद किसी बग से करप्ट हो गई है। वो अब बिना वक्त गवाए उस पर हमला करने दौड़ा। फ्लैश स्टेप से वो उसके सामने आया, तलवार की आभा चमक उठी और बोला तू खतरनाक है, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। एक ही झटके में उसने डायन का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तभी उसका धड़ फिर से जिंदा होने लगा और हमला करने लगा। रयुकी पीछे हटा और देखा ये तो रीजनरेट हो रही है। अब वो पक्का समझ गया कि यही बग का असली कारण है। सामान्य हमला उस पर असर नहीं कर रहा था। डायन एक और स्पेल छोड़े, रयुकी बचा और ईगोन से पूछा कुछ आइडिया है? ईगोन बोला सिस्टम एक्टिव करता हूँ, शायद कुछ एनालिसिस मिले। जैसे ही उसने कहा स्क्रीन पर लिखा आया एकांत की डायनम स्तर 15, बग अनंत पुनर्जीवन, तात्कालिक मृत्यु का असर। रयुकी ने गौर किया कि डायनम की पीठ पर एक अजीब सा पंख है जिस पर मृत्यु लिखा है। उसने सिर्फ उस पंख पर एनालिसिस डाला और पाया कि ये पंख एक गेम बियॉन्ड स्पेस का आइटम है, वही गेम जहाँ से सैकड़ों लोग भाग कर आए थे। अब सब साफ था, यही बग की जड़ है। रयुकी जान बचाते हुए लगातार हमला चकमा दे रहा था और ईगोन सब रिकॉर्ड कर रहा था। इस मौत के माहौल में भी रयुकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो जो इंसान की ऊंचाई पर जाना चाहता है उसके लिए आग भी पूजा है। और तभी डायन ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति एक्टिव की और एक विशाल जादुई गोला छोड़ दिया। रयुकी सोच रहा था अगर छूने से मौत है तो बस छूने ही न देना। जैसे ही जादुई गोला फटा, डायन ने सोचा अब तो वो मरा ही होगा, लेकिन तभी रयुकी उसके कंधे पर चढ़ा हुआ मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा ये तेरी असली शक्ति नहीं है, तू इसे संभाल ही नहीं पा रही। और जैसे ही उसने उस पंख को छुआ वो गायब होने लगा। डायन घबरा गई, मत काट इसको, यही तो मेरी आजादी है। मैं सालों से जादू के अधीन थी, लेकिन ये पंख मुझे आजादी दे गए। रयुकी बोला तो फिर हम दोनों एक जैसे हैं, मैं भी आजादी की तलाश में हूँ। पर अगले ही पल उसने तलवार की आभा जलाई और कहा लेकिन तेरी आजादी मेरी राह का कांटा है, और उसने दोनों पंख काट दिए। उसी वक्त डायन का असली रूप सामने आया। अब वो बस एक मामूली सी राक्षसी थी जो घिसा पिटा डायलॉग मार रही थी, तूने मेरी सीमा तोड़ी, अरे दुश्मन। रयुकी ने बिना रुके उसकी छाती में तलवार घुसेड़ दी और एक तरफ से खींच दी। डायन की छोटी सी हथेली जमीन पर गिरी, बस काम तमाम। उसे मिले 13 नॉर्मल टिकट, एक ऐसा टिकट, 500 अनुपम अंक, एक जादुई पत्थर और सीरियल का दिल। रयुकी थोड़ा उदास हो गया, बस एक पत्थर और दिल। ईगोन हंसते हुए बोला हर बार 15,000 वाला नाइट नहीं मिलेगा भाई, अब नॉर्मल जिंदगी के लिए तैयार हो जा। रयुकी ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा कर कहा ऐसा टिकट ही बहुत है मेरे लिए। असली जीत तो लिनफुल का रिकॉर्ड तोड़ना था। उधर डंगन के बाहर वही कुल्हाड़ी वाला नेता गुस्से में आग बबूला हो रहा था। सिर हार गए, उसके साथी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, गालियां उड़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि रयुकी आराम से बाहर चला आ रहा है, जैसे किसी पार्क से टहल कर आ रहा हो। एक लड़का ताना मारते हुए बोला 7 घंटे तक अंदर छिपा रहा होगा, अब हार मान ली होगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक अपडेट चमका, विच की गुफा क्लियर, समय 7 घंटे। लिनफुल से पूरे 10 घंटे पहले। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बंदा बड़बड़ाया, इसने जरूर कोई चीटिंग की होगी, और उसने तलवार निकालकर रयुकी की गर्दन के पास रख दी। रयुकी ने बिना हिले सीधे कहा हाँ भाई बग था, मैंने यूज किया। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, जवाब में सिर्फ गालियां मिली। शर्म नहीं आती बग से जीत कर? लेकिन रयुकी तो किंग स्टाइल में
चलता रहा और जाते जाते एक लाइन फेंक गया। अब बग गया, अब तो मेहनत कर। कुल्हाड़ी वाला बंदा आगे बढ़ा, उसे रोकने की कोशिश की, शायद घूंसा भी मारा, लेकिन रियुकी ने उसे ऐसे चकमा दिया कि अगला बंदा चारों खाने चित्त जमीन पर गिरा पड़ा था। जैसे ही रियुकी वहां से चलता है, पीछे से वो बंदा गालियां देता हुआ चिल्ला रहा होता है कि वो एक दिन उसे मार डालेगा, लेकिन उस भारी कुल्हाड़ी वाले बंदे ने कंधे उचक्का के बोला, अब बे मूर्ख, हम उस साले को हराने लायक हैं ही नहीं। फिर भी वो लड़का जिद पर अड़ा रहता है, लेकिन उसका बॉस दो टूक कहता है, अगर वो लड़का बग का फायदा उठाकर भी इस लेवल की जगह को पार कर गया तो समझो सच्चाई क्या है। पूरी टीम को आखिरकार समझ आ ही जाता है कि ये बच्चा साधारण नहीं है, लेवल से बहुत ऊपर का खिलाड़ी है, पर फिर भी सभी को यकीन नहीं हो रहा। अब बॉस की आंखें कुछ याद करने लगती हैं, किसी पुराने वीडियो की झलक उसके दिमाग में कौंधती है कि उस मैट का वीडियो, लेकिन कनेक्शन नहीं जुट पा रहा। इधर हम देखते हैं कुछ खतरनाक जगहों की झलक, सफेद झील, लाल मकड़ी का जंगल और प्राचीन देवताओं के खंडहर। ये सब वो जगहें थीं जहां लिनफुल की टीम के नाम रिकॉर्ड थे, लेकिन लगता है अब किसी और गिल्ड ने इन रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। करीब 2 साल पहले रियुकी को याद आता है वो लड़की, सफेद बालों वाली, शायद वही शैतान सिंथिया मेगी। बस वो फटाक से उठ खड़ा होता है और कहता है, अब बहुत बातें हो गईं, चलो अगला डंगन फोड़ते हैं। उधर राक्षसी मीनार में लिनफुल की टीम तैयारी कर रही होती है। कासानो सबको आदेश दे रहा होता है। तभी लिनफुल को कुछ तस्वीरें मिलती हैं, एक विशाल ऑक्टोपस, एक मरी हुई लाल मकड़ी और एक गिरे हुए गोलेम की फोटो। सब देखकर वो समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। लिनफुल अब परेशान है, कोई जानबूझकर उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ये तो सीधा सीधा चुनौती है। रिपोर्टर आकर बताता है कि एक लड़का रियुकी लाइव आ गया है और उसने सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। बग वाला डंगन, उपपारण वराने और बिग गोलेम तक 3 दिन में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कोई कहता है हैक, कोई कहता है चीट, पर सच तो यह है कि सब डंगन क्लियर हो चुके हैं और लड़के के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब सभी को ये भी लग रहा कि कोई बेहद हाई लेवल एनालिस्ट उसके साथ है, वरना इतनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी कोई आम खिलाड़ी तो नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता, ये लड़का तो एकदम अकेला है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग कर रहा है। रियुकी वहीं अपने फोन पर हंस रहा होता है, कहता है अभी तो सब वीडियो में उलझे हैं, असली बम तो अब गिरने वाला है। वो अब अपने सबसे खतरनाक आइडिया को लाइव करने वाला होता है, खुद को सीधे दुश्मन घोषित करना। रोबोट उसे रोकता है, कहता है थोड़ा रुक जा, थोड़ा मजबूत बन जा पहले। पर रियुकी को अब कोई नहीं रोक सकता। वो अपना लाइव स्ट्रीम चालू करता है और बोलता है, मेरा नाम रियू सासो सत्ता है और आज मैं डंगन नहीं क्लियर करने आया, आज मैं सच्चाई बताने आया हूँ। वो बताता है कि वो गेम में बिना अकाउंट के आया था, ना किसी गिल्ड ने उसे चुना और ना ही उसके पास कोई मौका था, बस किस्मत और जिद ही थी। लोग यकीन करें या ना करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है, मैं अनजान हूँ क्योंकि मुझे झूठे आरोप में फंसाकर बर्बाद किया गया था। उधर लिनफुल अपने कमरे में बैठा बौखलाया सा सोच रहा है, कौन हरामी है यार, उसे तो रियुकी का चेहरा भी याद नहीं।